नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 8 दिसंबर है, सोमवार है। खबरें हैं, कल रात में इंदौर में भारी कड़ाके की ठंड रही। मैं सोचता हूँ शायद 30-38 साल का रिकॉर्ड फिर टूटा है। 5.7 डिग्री टेम्परेचर पहुँचा था और इतनी ठंड का एहसास लोगों को सवेरे इसलिए नहीं हुआ कि देर रात तक ठंड का क्रम बना रहा। सवेरे जाके तापमान में वापस सुधार शुरू हुआ था। जो लोग सवेरे उठे शायद उसको महसूस नहीं कर पाए होंगे, पर एक तय समय के बीच में कड़ाके की ठंड महसूस की गई शहर में। और कल लोगों ने महसूस किया कि ठंड किसको कहते हैं, जो लोग घरों के बाहर थे। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ठंड के मामले में या कहें कि सर्दियों के मामले में इंदौर देश के टॉप 4 शहरों में पहुंच गया जहां सबसे ज़्यादा कड़ाके की ठंड कल रात को पड़ी हैगी। 5.7 जो आप बता रहे हैं। इस तरह की जो ठंड है हमें आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में ही महसूस होती है कि अब इंदौर में भी महसूस होने लगी है। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ठंड की सर्दियों की शुरुआत हुई हैगी वे बदलते रूप में दिखाई दे रही है। नवंबर में भी हमें जो है कड़ाके की ठंड का एहसास कराया, फिर कुछ दिन तो तापमान सामान्य हुआ, फिर ठंड शुरू हो गई, फिर कुछ दिन सामान्य हुआ और अब वापस शीतलहर का असर जो दिखाई देने लगा है। और मौसम विभाग भी, हमने जो आमतौर पर नोटिस किया है कि जब टेम्परेचर कम होता हैगा और एकदम कड़ाके की सर्दी पड़ती तब मौसम विभाग भी भविष्यवाणी कर देता है कि आने वाले समय में शीतलहर का दौर रहेगा। मतलब वो भी इंतजार करता है कि एक बार तो हो जाए, उसके बाद वे अपनी बात को रखें। अच्छा, इस बार तो ठंड ने मौका ही नहीं दिया कलेक्टर को छुट्टी रखने के लिए स्कूलों की, जबकि इस बार सबसे नीचे ठंड चली गई। लगता है मेरे को कि मौसम विभाग को सतर्क करते रहना चाहिए बीच बीच में कि तापमान यहाँ जा सकता है। कलेक्टर साहब को मौका इसलिए भी नहीं मिला है कि पिछली बार कलेक्टर साहब ने जब जो स्कूलों का समय बदला और उसके अगले दिन से ही टेम्परेचर बढ़ने लग गया था। मतलब सर्दी अपना आप भी डर के, मुझे ऐसा लगता है, कलेक्टर साहब के फरमान को सुन के दूर हो गई थी। हाँ, मुझे भी लगता है। वैसे भी कलेक्टर साहब आज पूछ लेंगे तो कल शायद ठंड कम हो जाएगी। अब हम बात कर लें तो प्रभात खंड खबरों की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले आज हमने प्रभात खंड उठाएगा। प्रभात खंड खबर, एक खबर बहुत अच्छी, ललित उपमन्यु की लिखी हुई ये खबर भी बहुत बढ़िया खबर है। 217 करोड़ की नई जेल बनाई है। खुद जेल प्यासी है, पानी की बड़ी दिक्कत है वहाँ, और 5 टैंकर 5 किलोमीटर दूर से पानी टैंकर लेके आ रहे हैं और 6000 लोगों के लिए इंतजाम करना होगा। अब आप समझ सकते हैं कि जेल बनाने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा गया। वहाँ पे जल स्तर भी कम से कम 700 से 800 700 फीट के लगभग बता रहे हैं लोग कि वहाँ नीचे, और पहाड़ी से तो और नीचे जाएगा तो भगवान ही मालिक होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि जेल बड़ी मुसीबत बन जाए, पता लगे कि सवेरे 150 टैंकर तो पानी लाने और ले जाने में ही लगे रहेंगे। यहाँ पर इस बात को बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, या फिर नर्मदा की अतिरिक्त लाइन डालकर यहाँ कुछ करना पड़ेगा। ये भविष्य की बात है। क्या शेखर जी? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि नई जेल जो है पानी के लिए ही प्यासी नहीं, मैं आपको बता दूं वो 22 साल से उस उम्मीद से जिंदा है कि कभी तो उसका काम पूरा होगा, कभी तो हरी भरी होगी। मतलब वहां पर चहल पहल होगी। वीरान हो गई है, 22 साल हो गए बनते हुए, अभी तो खंडर दिखाई देती हैगी। तो वहां अभी इसका काम को पूरा करने के लिए पानी जो 5 किलोमीटर दूर से लाया जा रहा है, बाद में 6000 लोगों को वहां रखा जाएगा। 6000 लोगों के लिए पानी का इंतजाम तो तब होगा जब होगा पहले एक बार जो उसकी प्यास है कि उसको पूरा कर लिया जाए कि जेल को जो अधूरी पड़ी हुई है, वरना वो पूरी तैयार होने से पहले ही खंडर हो जाएगी। हाँ, मुझे लगता है शायद इसका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखाया जाएगा कि एक ऐसी जेल जिसमें एक पूरी पीढ़ी जो है सज़ा भोगने के लिए इंतजार ही करती रह गई और वह सज़ा भोग के बाहर आ गई निकल के। ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा। ये 25 साल की जिसको भी सज़ा होती शायद वो अभी तक बाहर आ गया होता निकल कर। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अलग समय की बात है। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर लेना। अग्निबाण खबरों में एक खबर है जिस पर हम बात करते हैं, जिसके बारे में जानकारी। सियागंज के 4 खतरनाक मकानों को खतरनाकों के साथ प्राधिकरण की जर्जर बिल्डिंग, जो प्राधिकरण का एक भवन, प्राधिकरण का ऑफिस हुआ करता है, जो पुराने लोग जानते हो कि सियागंज में 4थी मंजिल पर हुआ करता है जिस बिल्डिंग में, उसको भी जर्जर घोषित कर दिया और उसको लेकर नोटिस जारी कर दिए। 4 बिल्डिंगों को, मकानों को तोड़ने के नोटिस जारी किए। इसी सप्ताह कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। देखा जाएगा टूटने की क्या स्थिति, पर अगर होगा तो ये होना भी, टूटना भी चाहिए, क्योंकि शहर के बीच का मामला है, किसी दिन कोई हादसा हो जाए। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जवाहर मार्ग पर जो रानीपुरा क्या झंडा चौक है, वहाँ पिछले दिनों एक 3 मंजिला इमारत गिर गई थी। उसके बाद नगर निगम ने मुस्तैदी से काम करते हुए सारे मकानों की जांच कराई, कौन कौन से मकान इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उन्हें हटाना ज़रूरी हो गया है। उसके जो इमारत गिरी थी या जो मकान गिरा था उसके आसपास के मकानों पे भी नोटिस थमाए गए हैं। अब उसका दायरा थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। जवाहर मार्ग में सियागंज की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जो पुराने मकानों को तो नोटिस थमाए हैं, आइडिया को भी नोटिस थमा दिया गया है कि आपकी भी इमारत अब इतनी तो पुरानी हो चुकी है कि अब इसे गिराना ज़रूरी हो गया है।
खूब आपने किराया कमा लिया नीचे। इसका आपको बता दूं, इसके नीचे किराए से जो है बैंक दी हुई है, दुकानें दी हुई है, उससे आईडीओ को अच्छी खासी इनकम होती है। ऊपर भले ही खंडर हो चुका है, काम का नहीं बचा है, पर कमाई तो हो रही है। अब इस कमाई को रोकना होगा और फिर से इमारत को बनाना होगा। क्या ये बिल्डिंग नाले के पास लगी हुई? क्या ये बिल्डिंग भी नहीं, ये बिल्डिंग नाले के पास नहीं है, मेन रोड पर लगी है, जवाहर मार्ग पर। जैसे हम सियागंज से आगे बढ़ते हैं अपन सैफी चौराहे की तरफ, उस बीच में ये बिल्डिंग आती है। मुझे लगता है इसके पीछे शायद कोई नाला वाला होगा, मुझे लगता है, क्योंकि इसमें चूहे नहीं आएगा अभी तक। जब पूरा प्राधिकरण चूहे खाए जा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लें। अभी हमने अग्निबाण खबरों की बात की, पत्रिका खबर की बात कर लें। पत्रिका की खबर बहुत अच्छी है, जिस पर बात भी होना चाहिए, और वो ये बता रही है कि इतने आपके 1-1.5 महीने से बड़े बड़े शहर के नेता और तमाम लोग जो ये बताने में लगे थे कि यहाँ मेन रोड पे खुदाई नहीं होगी और यहाँ से राजवाड़े से नहीं जाएगी और एरोड्रम से सीधी आएगी नहीं, खजूरी बाजार होती हुई मेट्रो की बात कर रहे हैं हम। अंततः ये दिख गया कि कुछ नहीं होने वाला। जो तय हुआ है, जो तय प्रोग्राम है, उसके अलावा एक भी नेता 1 इंच भी जगह हिला नहीं पाए, ना वो सुभाष मार्ग जा पाए, ना वो कहीं जा पाए। तमाम आश्वासनों के बाद ये तय था पहले से ही, पहले दिन से ही, कि मुख्य मार्ग से ही होती हुई मेट्रो आएगी। 80 फीट नीचे खुदाई का काम चालू हो गया। MG रोड पे मेट्रो स्टेशन का काम निर्माण तेजी चल रहा है। नगर निगम के बाहर की साइड में पूरी तरह से मेट्रो के निर्माण का कार्य चल रहा है। जहाँ जहाँ भी था वहाँ 80 फीट नीचे खुदाई का काम शुरू हो चुका है। इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि अब मेट्रो इस मार्ग पे आने वाली है। अब उनके बारे में चिंता करनी होगी जिनके मकान मेट्रो स्टेशन बनने की कगार पे आ गए हैं। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंदौर के सियासतदार मेट्रो को बेपटरी करने की कोशिश कर रहे थे, मगर दिल्ली से चली मेट्रो अपने रास्ते से कहीं नहीं भटक रही है। बात कर रहे हैं MG रोड पर, जो आप बात कर रहे हैं स्टेशन के लिए 80 फीट गहरे पिल्लर खोद दिए गए हैं और वहां वो मशीन उतारने की तैयारी कर दी गई है, जो अंदर ही अंदर है, मेट्रो का रास्ता बनाती चलेगी। इससे ये तो तय हो गया है कि MG रोड पर तो और उसके आसपास तो जो है मेट्रो का रूट जो है वो अंडरग्राउंड ही रहना हैगा। अब सियासत कुछ भी होती रहे, वो अपनी जगह है, पर मेट्रो वाले अपना काम करते चल रहे हैं। कहीं कोई रियायत की उम्मीद मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ना होता दिख रहा हैगा। इसलिए मुझे लगता है अब नेता भी चुप हो गए हैं जो सियासत करते आए हैं। हाँ, इसमें एक बात और भी है, आपको आश्चर्य होगा कि मेट्रो का काम अंदर ही अंदर चलता रहा। नेता शहर के बाहर ही बाहर विरोध करते रहे। नेताओं को ये मालूम ही नहीं पड़ा कि मेट्रो का काम अंदर के अंदर कब शुरू हो गया और कब जाके समापन होने की स्थिति में आ जाएगा। नेता बाहर की तैयारी, जमीनी आधार पे किसी नेता को शहर में नहीं मालूम है कि सही स्थिति क्या है। आधे से ज़्यादा नेताओं की हालत यही कि पूरी तरह से शासन प्रशासन के अधिकारियों के भरोसे पर काम कर रहे हैं। उनके कोई संज्ञान में नहीं है कि काम कहाँ से शुरू होगा और कहाँ ख़त्म होगा। ये शहर जो है वो नेतृत्व विहीन होने जा रहा है धीरे धीरे करके। इस पर फैसले की स्थिति अधिकारियों को मालूम है। अधिकारी पहले दिन से कहते कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने आपको पहले दिन कहा था कि कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। तो ये तो थी अग्निबाण खबर, जिसपे हमने, ये आप पत्रिका की खबर थी जिस पर हमने बात की। अब हम दोपहरी खबर की बात कर ले रहे हैं आपसे। दोपहरी खबर की बात कर रहे हैं। दोपहर में पहले पेश की खबर की बात जरूर कर लेता हूं मैं आपसे, जो बहुत महत्वपूर्ण खबर भी और आपको आश्चर्य भी होगा। पिछले 10 सालों के अंदर 2 लाख उद्योग ऐसे जो 35 लाख करोड़ रुपए हवन करके चले गए, जिन्होंने डुबा दिए। इसमें से 2 लाख उद्योगों में से बहुत सारे ऐसे जिन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, या बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने करप्ट के लिए आवेदन लगा दिया। कुछ बेच के चले गए हैं, कुछ भाग चुके हैं, पर ये वो लोग हैं जिन्होंने बैंकों के 35 लाख करोड़ रुपए जो है डुबा दिया। कुल 45 लाख करोड़ रुपए का मामला था ये। 45 से 48 लाख करोड़ रुपए लोग डुबा चुके थे। उद्योगपति कारपोरेट घराने ये बड़े बड़े, ये वो घराने, मतलब अगर आप मान लो कि ये सारा पैसा वसूल हो जाए तो आपके खातों में बिना कुछ करे धरे 20-20 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। मतलब इतनी राशि, उसके बाद भी 2-3-4 लाख करोड़ बच जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी आश्चर्य होगा कि 45 लाख करोड़ रुपए में से कुल वसूली कितनी हुई? मात्र 15 लाख करोड़ रुपए की वसूली हो पाई है। बाकी सारा पैसा जो है डूब चुका है। 35 लाख करोड़ रुपए के लगभग जो है हमारे और आपके टैक्स के पैसों की, कैसी रुपयों की क्या गत हो रही है और क्या धड़ल्ले से नोट छापे गए हैं कि पूरे नोटों का ठिया पाया लग गया। बिल्कुल है। बड़े घरानों से ही नहीं सिखाया है क्या कि कर्ज लेकर अपने आप को जो है घी पी लो और खुद को जो है डूबा दिवालिया बता दिया जाए और किस तरीके से साफ पाक होकर बाहर निकल जाए। पूरी व्यवस्था आपके लिए, आपको समझना चाहिए, पूरी व्यवस्था कर्ज पर चल रही है इस समय। इस देश की पूरी व्यवस्था 200 लाख से ज़्यादा कर्ज हो चुका, 200 लाख करोड़ से ज़्यादा का। एक आज दोपहर में हमने संपादकीय भी लिखी, जो जरूर आपको समझना चाहिए कि हम कब तक नेहरू के भरोसे जो है हमारी गाड़ी खींचेंगे। सरकार आज भी नेहरू पर ही है। आज वंदे मातरम पर बहस है 10 घंटे की। जो पूरा मामला 1800 जो हमने लिखा है कि पूरा मामला जो है उसके अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था, पहली बार इसे पढ़ा गया था और इसमें संशोधन हुए 1936 में।
100 साल पुरानी बात को खोद कर हम क्या बताना चाहते हैं कि नेहरू की गलतियां थी, किसकी किसकी गलतियां थी, हम ये बताएंगे आज 10 घंटों की बहस में। 10 घंटे की बहस में इंडिगो की विमान सेवा ध्वस्त पड़ी है, 65% कब्जा किसी कंपनी का हो जाए किसी का, तो कैसी बर्बादी होती है शहर में, देश में। आप देख चुके हो कि 4 दिन से पूरा शहर हिला पड़ा हुआ और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक कंपनी कैसी हिला रही, ऐसे ही एक उद्योगपति अगर आपका डूबेगा तो पूरा शहर देश हिल जाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि विभाजन सबके पास बराबर बराबर रखा जाए। एक खबर यह है, एक खबर और मैं बात कर लेता हूँ आपसे आखिरी में, कि नदी में छोड़ा जा रहा है स्लज, गंदगी जो है भ्रष्टाचार का। इनको जो है कंपनी ने पैसा तक दे दिया है जिन लोगों को काम दिया गया था, और उसके बाद भी अभी तक मात्र 15% काम हुआ, जबकि पूरा पेमेंट कंपनी दे चुकी है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंदौर शहर से निकलने वाला गंदा पानी, जिसको हम कहेंगे सीवरेज, कि उस काले पानी को साफ करके नदी में छोड़ने के लिए एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं। कबीर खेड़ी में सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है। नगर निगम ने कि इसकी जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी है, उस कंपनी पर देखरेख करने के लिए जो जिम्मेदार अफसर है वो कभी वहाँ जाते नहीं, टेक्नीशियन चेक करता नहीं, लैब टेक्नीशियन को वक्त है नहीं, सारा काम चल रहा है बेलापरवाही पूर्वक, कोई देखने वाला नहीं है। कितना पानी साफ हो रहा है, कितना बगैर साफ हुए आगे छोड़ दिया जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसकी मुझे लगता है कभी जांच भी नहीं होती, ना कभी किसी बड़े अफसर ने इस पर कार्रवाई की, ना कभी देखा जाकर कि कितना पानी गया, कितना साफ हुआ, और उसमें से जो गंदगी निकाली गई उसका क्या हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इन फिल्टर प्लांट से कितना कचरा निकला, कितना स्लज निकला है, और ये इसका क्या हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि आपके करोड़ जो आपसे टैक्स वसूला जा रहा है उसकी कैसी बर्बादी हो रही है। आपको ये समझना होगा और आपको पूछना होगा कि भाई ये इस प्रकार से जो है पैसा दिया गया, करोड़ों रुपए दे रखे हैं, कंपनी ने आज तक गंदा नाला खान नदी साफ नहीं हो पा रही, और अब फिर अरबों रुपए की योजना आ रही है। 1200 करोड़ पहले खर्च हो चुके हैं, अब नए सिरे से फिर वही योजना आएगी, उसमें 400-500 करोड़ अधिकारी और लेके आ जाएंगे, फिर आपको बताएंगे। ये प्रक्रिया पिछले 15-20 सालों से शहर में चल रही है, पर शहर का पानी आज तक जो है ना तो नाव चली, न ही कहीं किसी किनारे में आपको घूमने को मिला कि कहीं किनारे पर पानी भरा हुआ मिले। कुल मिलाकर जो है शहर की हालत बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते। कुल मिलाकर विकास ही विकास के नाम पर केवल विनाश हो रहा है। शहर में कोई बहुत तेज़ी से काम नहीं हो पा रहे हैं। कामों की गति की हालत ये, एक जेल 22 साल में नहीं बन पा रही, एक सड़क पिछले 8 महीने से खुद ही पड़ी हुई, कॉलोनी के लोगों ने आसपास से निकलना बंद कर दिया, पीछे के रास्ते से आ रहे हैं। ऐसी कई कॉलोनी है। और एक इस शहर की जो नाले हैं वो कभी नदियों में तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। ये भी बरसों से सपने दिखाए जा रहे हैं और हम वहीं के वहीं हैं, सब वहीं का वहीं है, कुछ नहीं बदल रहा है। आप और हम बदल रहे हैं उम्र के साथ में, और हमारी देखने की आदत हो गई। अब भी देख देख के इन सब चीज़ों के आदी हो गए, पर कहीं तो विरोध करना होगा, कहीं तो आवाज़ उठानी होगी, हमको और आपको ही उठानी होगी। तो उठाइए आवाज़, अपनी आवाज़, हम आपके साथ हैं, आप अपनी आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो ये था इस शहर को लेकर बनाया हुआ कार्यक्रम जो हमने आपके सामने पेश किया हुआ है। हम आपसे आग्रह करेंगे अपने मित्रों तक इस कार्यक्रम को पहुँचाएं और अधिक से अधिक हमको सहयोग दें ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।